बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर हमने पढ़ना है या जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, दिस इज़ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक फोर्सेस। कल हमने मोमेंटम तक जाकर अपना स्टॉप किया था और आज हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या डिस्क्रिपेंसीज आई थी, जिसकी वजह से हमने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डिवाइस किया है। और इसके रेलेवेंट फिर उसके बाद हम मोमेंटम का कनेक्शन देखेंगे फोर्स के साथ, और फिर हम देखेंगे कि फोर्सेस जो हैं अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चेंज हो जाती हैं। ये हमारे पास हम कंसीडर करते हैं कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आई हैव टेकन अ फ्रेम एस विच इज़ अ रेस्ट फ्रेम, और रेस्ट फ्रेम में ये दो बॉल्स हैं मेरे पास, जिनकी जो मैसेज हैं वो सेम है, m1 इज इक्वल टू m2। और जो एक बॉल है, जो बॉल वन है या बॉडी वन है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो बॉडी टू है जिसका मैस एम है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो दोनों बॉल्स या ये बॉडीज एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, और मूव करने के बाद क्या करेंगी, इस पॉइंट पर जाकर ये आपस में इंटरेक्ट करेंगी, आपस में टकराएंगी, और फाइनली इनमें होगा कोलिजन। ठीक है जी। इन दिस केस हम देखेंगे कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम की सूरत हाल क्या है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आफ्टर कोलिजन ये सब कुछ कैसे होता है। अब ये जो सारा प्रोसीजर हो रहा है ना, ये आपके पास रेस्ट फ्रेम में हो रहा है, जिसमें आप रेस्ट फ्रेम को एस के नाम से आपने कंसीडर किया हुआ है। और हम कह रहे हैं कि ये जो है एट रेस्ट है, इट इज़ नॉट मूविंग। आफ्टर कोलिजन जो बॉल्स हैं वो वाई डायरेक्शन में और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं, क्योंकि हमने उनको इतने शॉर्ट डिस्टेंस पे आपस में प्लेस किया हुआ है कि होता क्या है कि वो आपस में जैसे ही टकराती हैं एक्स एक्सिस वाली साइड से आते हुए, तो टकराने के बाद वो वाई डायरेक्शन में मूव कर जाती है। बॉल वन जो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव करती है, और बॉल टू जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है। अच्छा जी, इस सूरत हाल में क्या होगा कि हम देखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कैसा है और फाइनल कैसा है। अब मोमेंटम क्या होता है, जो भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मैस है और किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो उसका एक मोमेंटम होता है। क्योंकि जब कोई भी बॉडी जिसका कोई ना कोई मैस है वो मूव करता है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी v होती है, तो ये जो प्रोडक्ट मैस और वेलोसिटी की है, इसको हम मोमेंटम का नाम देते हैं, और ये मोमेंटम कहलाता है। पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए मोमेंटम के बारे में जानना जरूरी होता है। अब यहाँ पर ये मेरे पास मौजूद है इक्वेशन। आप ये देखें कि बिफोर मोमेंट कोलिजन आपके पास इनिशियल मोमेंटम क्या था, ये एक्स कंपोनेंट में है। एक्स कंपोनेंट में ये मैस मूव कर रहा है और वाई साइड पर इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बिफोर कोलिजन जो आप इसका मोमेंटम था वो आपके पास था एम v1x प्लस m2v2x। ठीक है जी, क्योंकि दोनों मैसेज बराबर है तो इसके लिए मैंने m यूज कर लिया, और बॉल वन की वेलोसिटी v थी तो यहाँ v आ गया, बॉल टू की वेलोसिटी माइनस v थी तो हेयर आई हैव टेकन माइनस v। अब आप देखें एम वी प्लस m इंटू माइनस वी माइनस एम वी बन जाएगा, और ये इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाता है। जब इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाता है तो उसके बाद हम, ये है एक्स कंपोनेंट। अब हम वाई कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। बिफोर कोलिजन वाई कंपोनेंट कैसा है, बॉल का कोई कंपोनेंट वाई में मौजूद नहीं है, इट इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन। कोई कंपोनेंट नेगेटिव वाई में मौजूद नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि बिफोर कोलिजन जो है मोमेंटम जो है उसका वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट दोनों के दोनों फाइनली जीरो आ रहे हैं। क्योंकि इन केस ऑफ एक्स कंपोनेंट जो राइटवर्ड मूविंग बॉल का मोमेंटम है वो बराबर है लेफ्टवर्ड मूविंग बॉल के, और फाइनली आपके पास जो एक्स कंपोनेंट है वो भी जीरो है और वाई कंपोनेंट भी जीरो है, यानी ये इनिशियल मैंने मोमेंटम्स की बात कर दी। अब कोलिजन हो गई है, यहाँ पर दोनों बॉल्स आई हैं, यहाँ एक दूसरे से टकराई हैं, और इतने शॉर्ट डिस्टेंस पर इनको हमने प्लेस किया हुआ था बाकायदा पूरा हिसाब किताब रख के कि ये जब टकराएं आपस में तो वाई डायरेक्शन में मूव होनी चाहिए। तो एक बॉल आपके पास पॉजिटिव वाई में जा रही है और एक बॉल जो है आपके पास नेगेटिव वाई में जा रही है।
अब जब ये पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई में जा रही हैं तो अब हम देखेंगे कि कोलिजन के बाद मोमेंटम की सूरत हाल क्या है। यानी अब हम देखेंगे कि फाइनल मोमेंटम का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या है और फाइनल मोमेंटम का कंपोनेंट वाई एक्सिस में क्या है। एक्स एक्सिस में हम जब देखते हैं तो हमारे पास कोई कंपोनेंट नजर नहीं आता है। देखिए ना, बॉल तो वाई में जा रही है, 1 भी और 2 भी, तो इसका मतलब है एक्स साइड पर तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो वी कैन से पी एक्स एफ यानी फाइनल मोमेंटम का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में 0 है। और जब वाई साइड पर हम देखते हैं तो ये हमारे पास आता है m1v पॉजिटिव डायरेक्शन में और m-v नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब बॉल 2 इज मूविंग इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, बॉल 1 इज मूविंग इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। और फाइनली जब हम इन दोनों मोमेंटम्स को ऐड करते हैं, दोनों बॉल के मोमेंटम को, तो वी गेट 0। तो यहाँ से हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो टोटल है एक्स और वाई का वो भी 0 है और फाइनल मोमेंटम जो टोटल है एक्स और वाई का वो भी 0 है। यानी हम कह सकते हैं कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी ये जो रेस्ट फ्रेम में हम बात कर रहे थे इसमें मोमेंटम कंजर्व हो गया। अब ये तो सूरत हाल थी उस वक्त जब हम रेस्ट फ्रेम की बात करें। अब हम कंसीडर करना चाह रहे हैं सेम टाइप ऑफ सिचुएशन किसमें, फ्रेम एस प्राइम में। एस प्राइम वो फ्रेम है जो कि मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी -v, यानी वो मूव कर रहा है नेगेटिव साइड पर। जब वो नेगेटिव साइड पर शो होता है तो आपके पास अब जो सूरत हाल बॉल्स की है वो नहीं रहेगी। हम इस फ्रेम में जो बॉल 2 है वो हमें नजर आती है रेस्ट पे, जबकि बॉल 1 जो कि मूव कर रही है 2 की तरफ, उसकी कोई वेलोसिटी नजर आएगी हमें अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक अगर हम इसकी कंपोनेंट लेंगे एक्स वाला तो हमारे पास वो क्या आएगा, वो था vx माइनस यू बाय 1 माइनस यू vx ओवर सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए u को हमने कहा हुआ है -v, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम। और vx हमारे पास वेलोसिटी किसकी है, बॉल की, जो v थी। तो जब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं v और ये -v, तो सारा कैलकुलेट करके हमारे पास vx प्राइम आती है 2v बाय 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यानी अब ये जो बॉल 1 मूव कर रहा है 2 की तरफ, जब हम उसको s प्राइम फ्रेम में देखते हैं तो हमें उसकी वेलोसिटी मालूम होती है x कंपोनेंट में 2v बाय 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये अब एक मूविंग फ्रेम में है और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी जो कि ये आ रही है। और v2 को हमने कंसीडर किया हुआ है कि एट रेस्ट है, ये बिफोर कोलिजन में है। अब हम देख लेते हैं कि बिफोर कोलिजन में एक्स कंपोनेंट का इनिशियल मोमेंटम कैसा है। तो हमारे पास आएगा इस बॉल 1 के लिए एम वी एक्स प्राइम, जबकि इसके लिए जब हम एम वी एक्स लेना चाहेंगे तो क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो वो वेलोसिटी 0 पुट कर देंगे। और फाइनली वी एक्स प्राइम की वैल्यू को जब इसमें हम पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 2mv बाय 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये हमारे पास मोमेंटम आ गया एक्स कंपोनेंट में बिफोर कोलिजन। अब y कंपोनेंट में जब हम देखते हैं तो y कंपोनेंट में हमें इसका कोई कंपोनेंट नजर नहीं आता। जब नजर नहीं आता तो vy 0 हो जाएगा। ये vy 0 होने की वजह से vy प्राइम 0 हो जाएगा और फाइनली vi प्राइम जो है mvi बाय 1v और mvi बाय 2v 0 हो जाएंगे। यानी y कंपोनेंट में इसका, y डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है तो मोमेंटम का भी कोई कंपोनेंट इसमें नजर नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास vy की वैल्यू यहाँ पर 0 है। y कंपोनेंट में इसकी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। अब हम देखते हैं कि बिफोर कोलिजन इसकी टोटल जो आपके पास मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम पी एक्स आई और पी वाई आई, वो क्या है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है जी 0 प्लस 2mv बाय 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये इनिशियल मोमेंटम 2mv ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर हो जाता है। अब ये जरा गौर से देखने वाली चीज है। जब तक तो रेस्ट फ्रेम में बात हो रही थी हम कह रहे थे एक पार्टिकल इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, दोनों किसी पॉइंट पे टकरा रहे हैं और वाई वाली साइड पर मूव कर गए हैं और स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास एक पार्टिकल मूव कर रहा है किसी मूविंग फ्रेम में तो उसकी डायरेक्शन टकराने के बाद स्ट्रेट नहीं रहती, बल्कि क्या होता है कि ये इससे टकराया है और टकराने के बाद ये मूव कर जाएगा डायगोनल। एक पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और जो दूसरा पार्टिकल था वो डायगोनली नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि ये इसके साथ टकराएगा तो ये सीधा ही मूव कर जाएंगे दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि अब ये होगा कि जैसे, और या फिर ये दोनों वाई की तरफ मूव कर जाएंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है।
ये पार्टिकल आया, इसके साथ इंटरेक्ट हुआ। आफ्टर इंटरेक्टिंग जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो डायगोनल मूव कर गए हैं। ये जो आ रहा था पार्टिकल ये ऊपर मूव कर गया और जिसके साथ टकराया वो नीचे मूव कर गया। तो इन दिस वे अब डायगोनल डायरेक्शंस में हमारे पास उनकी वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड करेंगे कि जाहिर है एक्स एक्सिस में तो जो उसकी वेलोसिटी थी वो v थी, v के साथ वो आ रहा था। क्योंकि हमारे पास जो फ्रेम है इट इज मूविंग इन द नेगेटिव v डायरेक्शन। तो जो फ्रेम की वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी आपके पास होगी राइट डायरेक्शन में इसकी। अच्छा जी, अब डायगोनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि हम देखते हैं कि आपके पास ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर को जब रिजॉल्व किया जाता है इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में तो वो कैसे बन जाता है, ये आपके पास आ गया एक्स कंपोनेंट फर्स्ट और देन ये आपके पास आ गया वाई कंपोनेंट सेकेंड। एक्स कंपोनेंट में वाई कंपोनेंट को ऐड करते हैं, फिर आपके पास ये डायगोनल आ जाता है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। तो ये आपके पास है v के बराबर और ये जो वैल्यू है ये हमें करनी है फाइंड आउट कि इसकी कितनी वेलोसिटी हो सकती है। और y कंपोनेंट में जब हम वेलोसिटीज को देखते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला है vy प्राइम इज इक्वल टू vy डिवाइडेड बाय गामा 1 माइनस u vx ओवर c स्क्वायर। अब आप ये देखें कि y कंपोनेंट में जो वेलोसिटी vy है वो तो कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगी, तो उसके लिए हम v लगा देते हैं। जब x में v है तो वही ऐसे ही y में भी v होगी। और जबकि y डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो vx वाला कंपोनेंट उसमें जीरो हो जाएगा, ये मैंने इसके लिए जीरो पुट किया। और u के लिए हम पुट कर रहे हैं माइनस v। और जब ये जीरो और v आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये पूरा का पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा और फाइनली हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी v बाई गैमा। v बाई गैमा आएगी उस पार्टिकल के लिए जो पॉजिटिव y डायरेक्शन की तरफ डायगोनली मूव किया है। ऐसे ही अगर हम इस पार्टिकल की बात करें कि इसकी वेलोसिटी vy में कैसी आएगी तो उसके लिए क्योंकि ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो आपके पास vy के लिए पुट करेंगे माइनस v और उसके बाद बाकी रेस्ट ऐसे ही आएगा और ये आ जाएगी आपके पास माइनस v बाई गैमा। ये मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया हुआ है। तो वी वाई प्राइम इज इक्वल टू माइनस वी बाई गैमा और वी वाई प्राइम पॉजिटिव साइड पर वी बाई गैमा आ जाएगी फर्स्ट बॉल के लिए। तो ये आपके पास वी वाई कंपोनेंट्स आ गए। अब अगर आप इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करें यानी पैथागोरस थ्योरम से आप x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर लें तो आप इस डायगोनल की वेलोसिटी मालूम करने में कामयाब हो जाएंगे। यानी आप लें जी वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और ये पूरी टर्म, तो आपके पास यही आंसर निकलेगा। आप चाहे इसको करके देख लें, लेकिन क्योंकि यहाँ हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रही हूँ। आई एम रेस्टिंग इट अप टू यू कि आप इसको करेंगे। फाइनली अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस का कैसा है और वाई का कैसा है। आप जब एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो ये देखें आपके पास ये भी पॉजिटिव एक्स में है, ये वाला भी पॉजिटिव एक्स में है, तो आप दोनों के लिए एम वी प्लस एम वी लिखेंगे। फाइनली यू विल गेट 2mv। और इसी तरीके से जब आप y डायरेक्शन की बात करेंगे तो ऊपर वाली साइड पर आपके पास आ रहा है v बाई गैमा, जबकि नीचे वाली साइड पर आपके पास आ रहा है माइनस v बाई गैमा। आप इन वेलोसिटीज को जब आप ऐड करते हैं m के साथ लगाकर तो आपके पास फाइनली क्या हो जाता है, दिस एम वी वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट प्लस एम डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला जब आपने यूज की वेलोसिटी वी वाई तो एम माइनस वी वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, फाइनली जीरो आ गया। और अब फाइनल मोमेंटम एक्स और वाई को ऐड करके आपके पास 2mv आ जाता है। यानी अब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर नहीं है। ये इनिशियल मोमेंटम आपके पास था जी, यहाँ से आया 2mv बाई वन प्लस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, फाइनल मोमेंटम आपके पास आया है 2mv। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनिशियल मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम के बराबर ही नहीं आ रहा, जबकि रेस्ट फ्रेम में ये बराबर था, जिसका मतलब था कि जो आपके पास मोमेंटम का लॉ है वो कंजर्व्ड है। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा, आपके पास वायलेट हो रहा है। मोमेंटम अब कंजर्व नहीं है किसमें, मूविंग फ्रेम में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसकी जो फर्स्ट पोस्टुलेट थी जिसके अकॉर्डिंगली हम कहते थे कि जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, इनफैक्ट जितने भी लॉज ऑफ नेचर हैं, वो कंजर्व रहते हैं या वो इनवेरिएंट रहते हैं इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू ऑल ऑब्जर्वर्स। कि कोई ऑब्जर्वर चाहे मूविंग फ्रेम में है चाहे वो रेस्ट फ्रेम में है, तो जब वो किसी लॉ ऑफ फिजिक्स को स्टडी करता है या किसी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करता है या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है तो ही शुड हैव द सेम रिजल्ट।
लेकिन यहाँ हमें क्या मिला, रेस्ट फ्रेम में कुछ और रिजल्ट है, मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन मूविंग फ्रेम में जो मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं है। तो इसका मतलब है कि वी हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद आवर डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, यानी इसमें अब हमें कुछ अपने मोमेंटम की डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा, मोमेंटम की कुछ वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। जब हमारे पास ये चेंज हो जाएगा तो फाइनली हम देखेंगे कि क्या हमारा पोस्टुलेट जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला फुलफिल होता है या नहीं होता है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें कुछ ऐसी डेफिनेशन चाहिए जिसमें दो प्रॉपर्टीज होंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इट शुड हैव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि ये इसको जो है ओबे करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सब इनर्शियल फ्रेम में। सेकेंडली, वो कुछ ऐसा मोमेंटम होना चाहिए जो किसी लो स्पीड पर जाकर जब हम उसमें लो स्पीड वाले पार्टिकल्स की बात करें तो वो रिड्यूस हो जाए आपके क्लासिकल या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv में। तो बहुत सोच विचार के बाद या थ्योरेटिकली हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये हमारे पास होगा P इज इक्वल टू mv ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये होगा हमारा वो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम जिसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास लॉ जो है वो कंजर्व हो जाएगा। और जब हम इसमें वेलोसिटी को बहुत स्मॉल कर देंगे इस सी से, तो ये रिड्यूस हो जाएगा एम वी की फॉर्म में। ये देखें, अगर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ये वाला फैक्टर आपके पास मौजूद है, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो ये हमने कल अभी इस मोमेंटम को फाइंड आउट किया था वेलोसिटीज की वैल्यूज लगा के और सारा कुछ। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम में अगर हम इसको क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स पे देखेंगे जिनकी की वेलोसिटी बहुत कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से, तो आप ये देखें v बाय सी वाला फैक्टर हमारे पास नियरली अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा और मोमेंटम हमारे पास एम वी के बराबर हो जाएगा। और इसके जो x और y कंपोनेंट्स हैं वो एम वी वाई और एम वी एक्स के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो v है, this is the velocity of the particle as you measure it in some particular frame। ये वो वेलोसिटी होगी जो पार्टिकल की होगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एस प्राइम फ्रेम में कैसा रहेगा। तो अब ये फॉर्मूला चेंज होने के बाद हमारे पास हो जाएगा एम टू वी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और फाइनली इनिशियल और दूसरे वाली साइड पर आपके पास जो बॉल थी उसका जीरो था। तो अब हमारे पास 2 mv/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास मोमेंटम का इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जो फाइनल हमारे पास वैल्यू है वो भी आपके पास 2mv/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आएगी, और जो y की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज हैं वो जीरो हो जाएंगी क्योंकि उस साइड पर कोई कंपोनेंट मौजूद नहीं है। इनिशियल और फाइनल में वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस तरीके से हमारा ये जो लॉ है ये कंजर्व हो जाएगा और हमारा इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं फोर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। फोर्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जब हम डिफाइन करते हैं तो इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम की जो चेंज है वो फोर्स के बराबर है, और ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपके पास कहलाता है। अब इस सूरत हाल में जब हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात करते हैं या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं तो हमारे पास ना तो टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, ना मोमेंटम एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। टाइम की वैल्यू भी चेंज हो रही है और मोमेंटम की भी चेंज हो रही है। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक जो पी एक्स प्राइम की वैल्यू है दिस इज गैमा पी एक्स माइनस ई वी ओवर सी स्क्वायर, कल हमने फाइंड आउट की थी। पी वाई प्राइम इज इक्वल टू पी वाई, पी जेड प्राइम इज इक्वल टू पी जेड, मतलब पी वाई प्राइम और पी जेड प्राइम की वैल्यू सेम रहती है। और टी प्राइम जो है ये हमारे पास बराबर है गैमा टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू एक्स के। तो इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम फोर्स को मालूम करेंगे या फोर्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। फोर्स हमारे पास जब हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो उसमें दो तरीके से आपके पास अप्लाई होगी, एक होगी एक्स डायरेक्शन में और दो फोर्स के कंपोनेंट्स होंगे वाई और जेड में। एक्स कंपोनेंट में कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है जो पैरेलल है, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये देखें क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो उसी डायरेक्शन में अप्लाई होगी जिस डायरेक्शन में इनका मोमेंटम है। तो अगर मोमेंटम भी एक्स डायरेक्शन में है तो यहाँ पर फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में होगी, जबकि y और इसके अलावा जो z डायरेक्शन के फोर्स के कंपोनेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे, और जो x डायरेक्शन का फोर्स का कंपोनेंट है वो आपके पास पैरेलल कंपोनेंट कहलाएगा। तो अब हम इनको फाइंड आउट करते हैं कि ये कैसे होगा। तो पैरेलल कंपोनेंट फोर्स का Fx है और Fx कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे Px
प्राइम का डी टी प्राइम के साथ, क्योंकि लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक हम देख रहे हैं कि अब फोर्स कैसे चेंज होगी। तो डी पी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम आ गया। हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले कंपोनेंट को भी डी टी से डिवाइड कर देते हैं और नीचे वाले कंपोनेंट को भी डी टी से डिवाइड कर देते हैं, मतलब हमने डी टी को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, नथिंग एल्स। अब हम डी पी एक्स की वैल्यू जो है वो इसमें लगा देते हैं। हमारे पास डी पी एक्स प्राइम की जो वैल्यू है ये पी एक्स प्राइम से यहाँ पर आ जाएगी। जब हम इस वैल्यू को इसमें लगाते हैं तो हमारे पास ये देखिए पी एक्स प्राइम के लिए गैमा और उसके बाद पी एक्स है। इस पी एक्स को हम लेंगे डी बाई डी टी के हिसाब से, डी पी एक्स बाई डी टी। उसके बाद ई बाई सी, उसके बाद वी ओवर सी स्क्वायर है और ये ई के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, ये डी टी, दिस विल बी डी ई बाई डी टी। सिमिलरली डी टी प्राइम बाई डी टी हमारे पास क्या आएगा, डी बाई डी टी हम अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्मूला पर, आपके पास गैमा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, देन डी टी बाई डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। ये डी पी एक्स बाई डी टी आपको दे देगा फोर्स का कंपोनेंट एफ एक्स, जो जैसे आपके पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स में था। उसके बाद v बाई सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट्स है, इनके ऊपर कोई डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा, और डी ई बाई डी टी आ गया। यहाँ से डी टी बाई डी टी हो गया 1 के इक्वल, गैमा गैमा से कैंसिल आउट, v ओवर सी स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी ने आपको दे दिया यू एक्स, जो कि है वेलोसिटी इन द कंपोनेंट ऑफ x, वेलोसिटी किसकी, पार्टिकल की। अब इसका मतलब है कि इस पूरे फॉर्मूला में वी हैव टू फाइंड आउट दिस डी ई बाई डी टी। To find out this dE by dt, we have a formula E square is equal to P square C square plus E naught square, where E naught square is the rest mass energy, P square C square is the kinetic energy और E square is the total energy। तो ये P square C square को हम C square P dot P की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि P square बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है और आप P dot P अगर सेल्फ प्रोडक्ट लें तो वो स्क्वायर के बराबर आ जाती है। अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव इसका लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये d बाई डी टी ई स्क्वायर आपको देगा 2e डी ई बाई डी टी के बराबर, और फर्दर इस इक्वेशन पर जब d बाई डी टी लेंगे तो c स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और उसके बाद आप ये देखिएगा कि पहले p एज इट इज और डेरिवेटिव विल बी अप्लाई ऑन dp बाई डी टी, देन प्लस डेरिवेटिव विल बी अप्लाई ऑन dp बाई डी टी एंड p विल बी एज इट इज। और ये ई नॉट स्क्वायर पर जब आप अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट, तो यहाँ पर डी बाई डी टी डी ई बाई डी टी आपको देगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट एनर्जी है जिसको आप रेस्ट मैस एनर्जी कहते हैं, दिस इज द कांस्टेंट वन, तो कांस्टेंट एनर्जी ये आपको दे देगी 0। अब आपके पास जो फॉर्मूला है इट विल टेक द फॉर्म 2e डी ई बाई डी टी सी स्क्वायर एज इट इज, और ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, और इसके अलावा आप इनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं कि आप इसका ऑर्डर p का चेंज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये p स्क्वायर डी बी बाई डी टी हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकेंगे फिर 2c स्क्वायर p डी पी बाई डी टी, मतलब सॉरी p स्क्वायर नहीं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2p डी पी बाई डी टी हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई, 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास डी ई बाई डी टी विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर पी ओवर ई इंटू एफ। अब आप देखिएगा कि आपके पास यहाँ पर ये p बाई ई है, फॉर्मूला है आपके पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई ओवर एम सी स्क्वायर में आप जब c स्क्वायर ओवर e लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर m, तो आप c स्क्वायर ओवर e की जगह पर m पुट कर देते हैं, आपके पास p बाई एम इंटू एफ आ जाता है। और ये p बाई एम आप देखें, अगर आपके पास फॉर्मूला है p इज इक्वल टू एम यू, तो यहाँ से p बाई एम विल बी इक्वल टू u, तो दिस विल बी यू एफ। तो अब ये आपके पास u डॉट एफ आ गया, dp बाई डी टी को आपने फोर्स पुट किया, u डॉट एफ आपके पास de बाई डी टी की जगह पर आ गया, और वो आपने अपने फॉर्मूला में पुट कर दिया है यहाँ पर एफ एक्स माइनस वी ओवर सी स्क्वायर, यहाँ पर u डॉट एफ आ गया 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू यू एक्स आ गया। और फाइनली आपके पास जो x कंपोनेंट फोर्स का है दैट इज एफ एक्स माइनस वी बाई सी स्क्वायर यू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डॉट एफ फोर्स ऑन द पार्टिकल और 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं एफ वाई और एफ जेड की, तो वो हमारे पास डी पी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम आएगा। डी पी वाई प्राइम और डी टी प्राइम को अगेन हम डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जब ये काम करते हैं तो डी पी वाई प्राइम बाई डी टी लेंगे और डी टी प्राइम बाई डी टी लेंगे, क्योंकि पी वाई प्राइम इज इक्वल टू पी वाई,
तो एज इट इज ये आ जाएगा डी पी वाई बाई डी टी आपको फोर्स का वाई कंपोनेंट देगा। और इसी तरीके से टी प्राइम को हम लिखते हैं टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर और एक्स। तो जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो दिस विल बी गैमा डी टी बाई डी टी विल गिव यू 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी विल गिव यू यू एक्स। तो फाइनली आपके पास जो फोर्स का y कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट इन द y डायरेक्शन बनेगा दैट विल बी एफ वाई बाई गैमा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू यू एक्स। इसी तरीके से जो इसका z कंपोनेंट है आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब डी पी जेड प्राइम बाई डी टी प्राइम लेंगे, उसके बाद डी टी से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और क्योंकि पी जेड प्राइम इज इक्वल टू पी जेड तो आप उसको डी पी जेड बाई डी टी लेंगे, और ऐसे ही ये सारा फॉर्मूला आपके पास एज similarly this will be fz prime is equal to fz by gamma 1 minus v over c square into ux की फॉर्म में आ जाएगा। तो इन दिस वे आपकी फोर्स जो है वो भी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमने बात स्टार्ट की थी मोमेंटम से, कल हमने मोमेंटम की ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी, उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से ये जो मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमने ये देखा कि लॉ जो है वो कंजर्व नहीं रहा है, और फिर हमने लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन से कोई वैल्यू मोमेंटम की डिफाइन की है, जिसके बाद हमने फोर्स का जो फार्मूला है वो फाइंड आउट कर लिया है।